हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जो हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 13 के अंतर्गत अगर आप डाइवोर्स नहीं लेते और आपका अगर विवाह हिंदू रीति रिवाजी से हुआ है, आपने 7 फेरे पूरे किए और उसके बाद अगर आप डाइवोर्स लेने के लिए आप या तो पंचनामे का सहारा ले लेते या आप नोटेराइज अगर आप नोटरी करवा कर आप लिखा पढ़ी करके और अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसी स्थितियां रहती है जो आप जिस समय आप डाइवोर्स लेते हैं तो उस समय तो आप ये एग्री हो जाते हैं कि आपने डाइवोर्स ले लिया और आप दोनों पार्टी एक चीज से सहमत हो जाते हैं कि अब दोनों पक्षों के बीच में कोई भी विवाह नहीं रहा है और विवाह विच्छेद कर दिया गया है और अब आपसी जो भी इनकी जो जिंदगी है वो जिंदगी आपस में अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अगर ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको बाद में जाकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में आपको बाद में कुछ भी याद नहीं लगता है और आपको केस हारने की स्थिति आपके ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों इसी को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट सामने आया है, जो 12 मार्च को जजमेंट रिलीज हुआ था, हाल ही में जो जजमेंट आया है, इसकी बात इस वीडियो पर करेंगे, क्योंकि इस पर यही बताया गया है कि आप अगर जो सेक्शन 13 के अंतर्गत आप अगर डाइवोर्स से नहीं लेते हैं और आप डाइवोर्स किसी अन्य प्रकार से अगर डाइवोर्स ले लेते हैं, आप नोटराइज डाइवोर्स करवा लेते हैं या पंचनामे के आधार पर आप डाइवोर्स ले लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको इन बिंदुओं को जरूर से नोट करना चाहिए, जिससे कि आपको आगे जाकर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर अगर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। और जो जजमेंट की बात अगर इस वीडियो पर करते हैं तो ये जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में काफी महत्वपूर्ण निर्णय को डिसाइड किया गया है और इन तथ्यों को देखा गया है कि आप अगर डाइवोर्स लेते हैं तो आपको बाद में जाकर किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है रजनी रानी वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो मामला था, इस पर जो अपलायन थी, जो अपीलार्थी थी, वो अपीलार्थी के द्वारा अपील दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया तो उस पर जो तथ्य को देखा गया और तथ्यों के आधार पर जो डिसीजन दिया गया तो उन तथ्यों की बात इस वीडियो पर करेंगे। तो आप वीडियो को बारीकी से देखें जिससे कि आपको भी सभी चीजें समझ में आ सके। तो दोस्तों ये जो मामला था, ये मामला था भोजराज सिंह वर्सेस जो रजनी रानी थी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इनकी जो पहली पत्नी थी तो वो उषा देवी थी। और दोस्तों जब उषा देवी और जब भोजराज सिंह का जब विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद जब उनके बीच में कुछ टकराव की स्थिति पैदा हो गई तो उसके बाद जो उषा देवी थी तो उषा देवी ने डायरेक्ट जाकर सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस फाइल कर दिया था और सीआरपीसी 125 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस फाइल किया गया था तो उसके बाद उनके बीच में कुछ समझौता हो गया और जब मेंटेनेंस का वापस विड्रॉल कर लिया गया उषा देवी द्वारा और दोनों आपस में अलग अलग रहने लग गए। दोनों अपनी जिंदगी जो उन्होंने फैसला किया था कि जो भी मेंटेनेंस है तो उसका सेटलमेंट उनके द्वारा कर लिया गया था और दोनों आपसी सहमति से अलग अलग रहने लग गए थे, क्योंकि उस समय जो उनको ये पता नहीं था कि बाद में जाकर ऐसी स्थिति बनेगी। तो इस स्थिति को निपटने के लिए वो पहले से इसका प्रयास कर सकते थे, लेकिन इस स्थिति को उन्होंने देखा नहीं और बाद में जाकर ऐसी स्थिति बन गई जो आप खुद ये सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति बनी तो ये क्यों बनी। क्योंकि जब डाइवोर्स जब उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था तब उन्होंने जो डाइवोर्स लिया था तो डाइवोर्स नोटरी के आधार पर लिया था और आपसी समझौते के आधार पर डाइवोर्स लिया था। तो दोस्तों जो पहली पत्नी थी तो पहली पत्नी के द्वारा कोर्ट में यह साबित किया गया कि वो उनकी पहली पत्नी है और जो उनके बीच में जो समझौता हुआ था वो केवल सीआरपीसी 125 को लेकर समझौता हुआ था और सीआरपीसी 125 के तहत ही आप उसको तलाक नहीं मान सकते और इसी के आधार पर बाद का जजमेंट है इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि जो भी जजमेंट था जो उनके निर्णय था, जो जज साहब का निर्णय था, तो वो जज साहब का निर्णय इसी को लेकर किया गया कि जो भी इनके बीच में समझौता हुआ था तो वो 125 का समझौता हुआ था, ना कि उनके बीच में डाइवोर्स हुआ था। क्योंकि जो भी सेक्शन 13 की जो शर्तें थी वो शर्तें इनके बीच में पूरी नहीं हुई थी, जिससे कि इनके ऊपर डाइवोर्स जो भी डाइवोर्स की डिग्री को फाइनल माना जाए, जिससे कि ये डाइवोर्स के हिसाब से दोनों अलग अलग रह रहे थे तो इसका मतलब इनका डाइवोर्स हो गया था। तो दोस्तों जो रजनी रानी थी तो वो जाती है अपील कोर्ट पर, अपील कोर्ट पर क्योंकि उनकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद जो पहली पत्नी थी, पहली पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो गया था तो वो सरकारी कर्मचारी थे, जो उसका पति था तो वो सरकारी कर्मचारी था और सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ ही उनके जब 2012 में रिटायरमेंट उसका हो गया था और रिटायरमेंट होने के बाद 2021 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इस पर लफड़ा आता है कि जो भी वेतन मिलता है वो जो उनके पेंशन आती थी तो पेंशन किस पत्नी को मिली जाए। और जो पहली पत्नी थी उसने दावा कर दिया था कि क्योंकि लीगल पत्नी हुई थी और लीगल आधार पर देखा जाए तो उनकी पत्नी, क्योंकि उनके बीच में डाइवोर्स नहीं हुआ था और जो सेकंड पत्नी आई थी, जो दूसरी पत्नी आई थी, तो वो दूसरी पत्नी को ये अधिकार नहीं था कि वो जो
पेंशन आए तो पेंशन को वो ले सके। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो भी जजमेंट आया वो जजमेंट पहली पत्नी के आधार पर आया और पहली पत्नी को ये वो जो उसका वो बता दिया गया, जो उसकी पेंशन आ रही थी तो पेंशन का उसी को अधिकार मिला कि पेंशन को वो ले। तो दोस्तों आप अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं या आप किसी को अगर आप डाइवोर्स दिलाना चाहते हैं तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि डाइवोर्स आप जो कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो कानून की डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो आप जो मजिस्ट्रेट साहब के आधार पर ही आप जो डाइवोर्स ले, जिससे कि आपको बाद में जाकर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस केस में इन तथ्यों को देखा गया है कि अगर आप लीगली अगर आप डाइवोर्स नहीं लेते और आपसी सहमति से अगर आप डाइवोर्स लेते हैं तो आपको बेटर रहेगा कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करें और म्यूचुअल डाइवोर्स के आधार पर ही आप डाइवोर्स ले, जिससे कि आपको बाद में जाकर कुछ भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर अन्य किसी प्रकार से अगर हमसे बात करने हो या किसी कानूनी संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं तो उस पर जाकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो और आप कानूनी सहायता पा सकते हो। दोस्तों मिलेंगे अगली जानकारी के लिए ऐसे जजमेंट के साथ, ऐसी जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।